हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 9th ऑफ जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर ऑक्यूपाई टॉप स्पॉट इन आईसीसी T20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग। आईसीसी T20 में जो ऑलराउंडर्स रैंकिंग रही है उसमें टॉप पोजीशन कौन से प्लेयर की रही है? तो उसमें टॉप पोजीशन पे आए हैं हमारे इंडिया के हार्दिक पांड्या जी। राइट, हार्दिक पांड्या की रही है टॉप पोजीशन किसमें? ऑलराउंडर्स रैंकिंग के अंदर, जो रिसेंटली आईसीसी T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ है, जो इंडिया ने जीता भी है। तो टॉप पोजीशन कौन से प्लेयर की है? मार्कस स्टोइनिस की, ये है सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पे है वनिंदु हसरंगा। राइट, तो फर्स्ट है हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है, वेयर इज माउंट कंग यासे 2। माउंट कंग यासे 2, ये जो माउंट है, माउंटेन है, ये रिसेंटली न्यूज़ में रही है। जो चीज़ न्यूज़ में होती है, कोई माउंटेन है, कोई सी जगह का नाम है, कोई लेक का नाम है, किसी ओशियन का नाम है, तो ये जो चीज़ें होती है जो न्यूज़ में रही है, ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो माउंट कंग यासे 2 ये न्यूज़ में है, तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है। तो ये है लद्दाख के अंदर। कहाँ पे है ये? लद्दाख में पड़ती है, हिमालयन रीजन में। लद्दाख में जो हेमिस नेशनल पार्क है वहाँ पे ये लाई करती है, किंग यासे 2। इसको Z से भी लिखा जाता है और S से भी लिखा जाता है, बोथ आर राइट। तो इसकी हाइट कितनी है? 6400 मीटर की ये हाइट पे है। 6400 मीटर इसकी हाइट है। तो हिमालय के ये लद्दाख रीजन में ये लाई करती है, हेमिस नेशनल पार्क में। अभी न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कि जो रक्षा राज्य मंत्री है श्री संजय सेठ, तो उन्होंने एक एक्सपेडिशन भेजा है एनसीसी बॉयज़ एंड गर्ल्स का माउंट किंग यासे 2 पे, तो इसीलिए ये न्यूज़ में थी। तो न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो प्लेस है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये है। नेक्स्ट है, रुद्रम 1 इज अ विच टाइप ऑफ मिसाइल। रुद्रम 1 जो मिसाइल्स होती है ये अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस। तो वैसे ही रुद्रम 1 मिसाइल है, रिसेंटली लॉन्च करी गई है। इसको किसने डेवलप करा है? तो इसको डेवलप करा है DRDO ने। किसके लिए बनाई गई है ये? इंडियन एयरफोर्स के लिए ये मिसाइल बनाई गई है। तो रुद्रम 1 जो है ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है ये? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। मतलब कि ये जो हमारे एनिमी है उनकी जो रेडिएशन सिस्टम है उस सारे को खत्म कर देगी, डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगी। तो एक्यूरेसी इसकी सबसे ज्यादा है। तो रुद्रम 1 किसने डेवलप करी है? DRDO ने, फॉर द इंडियन एयर फोर्स। तो एक्यूरेटली ये हिट करेगी रेडिएशन एमिटिंग टारगेट्स को। जो भी टारगेट्स यहाँ से रेडिएशन एमिट हो रही है उन टारगेट्स को ये एक्यूरेटली हिट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है, रिसेंटली रिसर्चर्स हैव फाउंड पोटेंशियल कैंसर ड्राइवर्स। पोटेंशियल कैंसर ड्राइवर्स हिडन इन विच पार्ट ऑफ DNA यूजिंग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से DNA का एक ऐसा पार्ट जहाँ पे हमें मिले हैं पोटेंशियल कैंसर ड्राइवर्स। रिसर्चर्स ने ये फाउंड आउट करे हैं। अब जो DNA होता है, DNA का 2 to 3% पार्ट होता है जो कि फंक्शनल होता है, जो कि कोडिंग पार्ट होता है। DNA का एक पार्ट होता है कोडिंग और दूसरा होता है नॉन कोडिंग पार्ट। और जो कोडिंग पार्ट होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3% ही होता है, और बाकी का जो 97 से 98% पार्ट होता है DNA का, वो नॉन कोडिंग पार्ट होता है। और ये जो कैंसर ड्राइवर्स फाउंड करे गए हैं ये नॉन कोडिंग पार्ट जो है वहां से फाउंड आउट किए गए हैं DNA का। राइट, तो ये जो नॉन कोडिंग पार्ट है इस पार्ट को बोलते क्या है? जहाँ पे कैंसर ड्राइवर्स जो है फाउंड आउट किए गए हैं, इस पार्ट को बोलते हैं जंक DNA। क्या बोलते हैं? जंक DNA। अब जंक DNA क्या है? इट इज अ DNA सीक्वेंस दैट हैज नो रेलेवेंट बायोलॉजिकल फंक्शन। इसका कोई रेलेवेंट बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता, ये DNA का एक नॉन कोडिंग पार्ट होता है।
जो डीएनए है, डीएनए में क्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होती है जिसको बोलते हैं कोडिंग। इसको यूज किया जाता है सेल के लिए प्रोटीन क्रिएट करने के लिए, लेकिन बहुत ही छोटा पार्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं प्रोटीन्स वगैरह बनाने के लिए। बाकी का जो पार्ट होता है उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है, बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं है, नॉन कोडिंग पार्ट है, और उसको हम क्या नाम देते हैं, जंक डीएनए। और इसी जंक डीएनए से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, एआई की हेल्प से हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने फाउंड आउट किया करे हैं पोटेंशियल कैंसर ड्राइवर्स, राइट। नेक्स्ट है, वेयर इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग डिपिक्टिंग पिग एंड पीपल। एक पिग है और 3 ह्यूमन फिगर्स है। तो वर्ल्ड की सबसे पुरानी केव पेंटिंग है, अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 51,200 ईयर्स ये ओल्ड पेंटिंग है, जहाँ पे ये रेड पिगमेंट से बनाई गई है। एक पिग है, 3 ह्यूमन फिगर्स है जो वहाँ पे शो करी गई है। तो कौन सी कंट्री से ये मिली है केव पेंटिंग्स, तो ये है इंडोनेशिया के अंदर। कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है ये है केव पेंटिंग्स, इस तरह की है। ये पिग की फिगर दे रखी है, तो यहाँ पे ये 3 ह्यूमंस डिपिक्ट किए गए हैं, एक इस साइड है और एक यहाँ पे ऊपर है। तो ये 3 ह्यूमन फिगर्स वहाँ पे मिले हैं। तो वहाँ पे लाइमस्टोन केव्स है, यहाँ से ये ह्यूमन फिगर्स पाए गए हैं। साउथ सुलावासी आइलैंड ग्रुप है सुलावासी, तो वहाँ से ये जो है पेंटिंग्स मिली है। तो क्या है इसमें, 3 ह्यूमन लाइक फिगर्स है इंटरेक्टिंग विद अ वाइल्ड पिग। पेंटिंग जो है ये रेड पिगमेंट से बनी हुई है और कम से कम ये 51,200 ईयर्स ये पुरानी है पेंटिंग। नेक्स्ट है इंडियन स्पेस एजेंसी। इंडियन स्पेस एजेंसी कौन सी है, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो। इसरो के चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ। तो इसरो जो है, इसरो अब स्टडी करेगी एक एस्ट्रॉयड की। एस्ट्रॉयड का नाम क्या है, एपोफिस एस्ट्रॉयड। एपोफिस एस्ट्रॉयड ये अर्थ के पास से गुजरेगा। कब गुजरने वाला है ये अर्थ के पास से, 2029 के अंदर। कब गुजरेगा, 2029 में। तो तब ये जो इंडियन स्पेस एजेंसी है, इसरो है, ये उसकी स्टडी करेगी एपोफिस एस्ट्रॉयड की। अब ये अकेली इसरो ही स्टडी नहीं करने जा रही, बाकी की कंट्रीज भी स्टडी कर रही है, तो उनके साथ मिलकर इसरो भी इसकी स्टडी करेगी। तो ये जो एस्ट्रॉयड है ये कितना है, 340 मीटर इसकी विड्थ है इस एस्ट्रॉयड की। तो और कौन सी कंट्रीज इसको स्टडी कर रही है, जापान। जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है, जाक्सा। नासा हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA हम जिसको लिखते हैं, और इसरो। ये चारों स्पेस एजेंसीज मिलकर इसकी स्टडी करेंगी। इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है। जैसे ही ये अर्थ के पास आएगा 2029 में, तो तब इसकी स्टडी करी जाएगी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट इशू वार्निंग अगेंस्ट अमीबिक मेनाइनोसेफेलिटीज। अमीबिक मेनाइनोसेफेलिटीज, अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है। तो इसके अगेंस्ट ये जो अमीबिक मेनाइनोसेफेलिटीज है, ये क्या है, ये एक डिजीज है जो कि ब्रेन को इफेक्ट करती है, ब्रेन के टिश्यूज को ये खाती है। तो इसके ये बहुत ही रेयर डिजीज है, ऑल्दो बहुत ही रेयर डिजीज है, बट फेटल डिजीज है। ये फेटल डिजीज है, इसमें जो डेथ रेट है बहुत ज़्यादा है, 97% इसका डेथ रेट है। 97% चांसेस है कि जो पर्सन है वो मर जाएगा, 3% चांसेस ही है बचने के। तो इसका रिसेंटली 4th केस आया था, जिसके चलते हुए एक स्टेट गवर्नमेंट ने वार्निंग्स इशू करी है अमीबिक मेनाइनोसेफेलिटीज के अगेंस्ट। तो कौन सी स्टेट है जहाँ पे ये वार्निंग्स इशू की गई है, तो स्टेट का नाम है केरला। तो केरला में इसके अगेंस्ट वार्निंग्स इशू करी गई है। ये जो डिजीज़ है ये ब्रेन को इफेक्ट करती है, ब्रेन के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। ब्रेन ईटिंग अमीबा भी इसको बोला जाता है। ऑल्दो रेयर इन्फेक्शन है बट बहुत ही फेटल है। 97% जो पेशेंट्स है वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। अब ये इन्फेक्शन होती क्यों है, ये इन्फेक्शन होती है जब हम किसी भी पब्लिक जगह पे स्विमिंग के लिए जाते हैं, जैसे किसी लेक में जा रहे हैं, पॉन्ड में जा रहे हैं, या किसी रिवर में जा रहे हैं, या समर के टाइम पे हम जो वाटर पार्क जाते हैं, तो वहाँ से ये डिजीज स्प्रेड ज़्यादा होती है, राइट। तो ये क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है।
नेक्स्ट है 2 न्यू नियोबियम एंड स्कैंडियम मिनरल्स, 2 नए मिनरल्स फाउंड आउट किए गए हैं। कौन से हैं? नियोबियम एंड स्कैंडियम से रिलेटेड ये मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये। नाम इनको क्या दिए गए हैं? इनके नाम है अबोनियोबाइट एंड स्कैंडियोफ्लोरो एकरमेनाइट। नाम याद रखने हैं, अबोनियोबाइट एंड स्कैंडियोफ्लोरो एकरमेनाइट। तो ये जो 2 मिनरल्स है ये फाउंड आउट करे गए हैं। तो कहाँ से ये फाउंड आउट किए गए हैं? ये फाउंड किए हैं चाइना के साइंटिस्ट ने। चाइना से, नदर्न चाइना वाला जो पार्ट है वहाँ से ये फाउंड आउट किए गए हैं, वहाँ से इनकी माइनिंग हुई है। चाइनीज जियोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किए हैं। वर्ल्ड के लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल्स है, रेयर अर्थ माइंस है नदर्न चाइना से, वहाँ से ये मिनरल्स जो है वो फाउंड आउट किए गए हैं। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो नियोबियम एंड स्कैंडियम मिनरल्स हैं इनके 2 नए मिनरल्स अब डिस्कवर किए गए हैं जिनका नाम है अबोनियोबाइट एंड स्कैंडियोफ्लोरो एकरमेनाइट। अब चाइना में कहाँ से डिस्कवर किए गए हैं? ब्यान ओबो डिपॉजिट से। ब्यान ओबो डिपॉजिट, ये कहाँ पे है ब्यान ओबो डिपॉजिट? ये जो चाइना का इनर मंगोलिया वाला ऑटोनॉमस रीजन है वहां पे ये पड़ता है ब्यान ओबो डिपॉजिट्स। तो वहीं से ये डिस्कवर किए गए हैं ब्यान ओबो डिपॉजिट से। ये चाइना का मैप है, तो इसमें ये जो नदरन चाइना वाला ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये है नदरन चाइना वाला, और यहाँ पे ये पड़ता है ब्यान ओबो माइंस जहाँ से ये मिनरल्स डिस्कवर किए गए हैं। तो इसके ऊपर ये कौन सा आ गया? मंगोलिया, और ऊपर आ गया ये रशिया वाला पार्ट, राइट। तो अब ये जो नए मिनरल्स डिस्कवर किए गए हैं बहुत ही वैल्यूएबल एलिमेंट्स है ये। इसको एनर्जी के लिए हम हेल्पफुल रहेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एरोस्पेस में, नेशनल डिफेंस एंड मिलिट्री इंडस्ट्री में इसका सिग्निफिकेंस रहेगा, और इसके साथ ही ये हमारी इंडिया की इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल रहेंगे, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुई है। ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? WHO ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन सी है? राइट, जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या है, इसमें जो टॉप रैंक पे कंट्री है वो कौन सी है? जो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी रैंकिंग है। सबसे टॉप रैंक पे मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, और जो लास्ट वाला रैंक रहेगा वो क्लीनेस्ट कंट्रीज का रैंक रहेगा। तो जो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है दैट इज बांग्लादेश। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है बांग्लादेश, टॉप पोजीशन पे है, फर्स्ट रैंक है पोल्यूशन में, सेकंड पे है बांग्लादेश, और इंडिया का थर्ड स्पॉट है। तो बहुत अच्छा रैंक नहीं है हमारा भी, थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है इंडिया, और फोर्थ रैंक है ताजिकिस्तान का, राइट। तो रिपोर्ट WHO ने रिलीज करी है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट रीजन कौन सा है? ओशियानिया वाला रीजन। ओशियानिया वाला रीजन कौन सा है? जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास का आइलैंड ग्रुप है वो आता है ओशियानिया रीजन में। तो वो क्लीनेस्ट रीजन है वर्ल्ड का। और वर्ल्ड की 5 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज कौन सी है? मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में फर्स्ट रैंक आता है किंशासा का, देन बीजिंग, लाहौर, न्यूयॉर्क सिटी एंड जकार्ता। और इसमें जो 6th रैंक है वो कौन सी सिटी का आ जाता है? वो है इंडिया की दिल्ली, राइट। तो 6th जो सिटी है मोस्ट पोल्यूटेड वो है दिल्ली। 5 क्लीनेस्ट सिटीज की बात करें तो इसमें टॉप है सिडनी, सबसे क्लीनेस्ट सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में सेकंड स्पॉट पे है, थर्ड है ब्रैटिस्लावा स्लोवाकिया के अंदर है, और फोर्थ है स्टॉकहोम स्वीडन की है, ओस्लो नॉर्वे के अंदर है। तो ये है 5 क्लीनेस्ट सिटीज। नेक्स्ट है एलोस 4 सैटेलाइट इज लॉन्च्ड टू रेवोल्यूशनाइज डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट करने के लिए एलोस 4 सैटेलाइट जो है ये लॉन्च करी गई है। कौन सी कंट्री ने इसको लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है जापान। जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो जाक्सा। इसको किसने लॉन्च किया है? एलोस 4 को जाक्सा ने। एलोस की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। लैंड को ऑब्जर्व करेगा और डिजास्टर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा इट्स ऑल्सो कैपेबल ऑफ मॉनिटरिंग मिलिट्री एक्टिविटीज को भी मॉनिटर करने में ये हेल्पफुल रहेगा, जैसे कि
मिसाइल लॉन्च करना, इंफ्रारेड सेंसर्स के थ्रू जो मिसाइल्स लॉन्च करी जाएगी उनको मॉनिटर करने में भी ये हेल्पफुल रहेगा, एलोस 4 सैटेलाइट। नेक्स्ट है रशिया अप्रूव्स शेड्यूल फॉर क्रिएशन ऑफ रशियन ऑर्बिटल स्टेशन। रशियन ऑर्बिटल स्टेशन, अभी हमने थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको 2030 तक पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और 2028 में जो रशिया है, रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर आ जाएगा। 2028 तक उसको मैनेज करेगा, लेकिन 2028 से जो रशिया है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर आ जाएगा। और रशिया की जो स्पेस एजेंसी है, रशिया की स्पेस एजेंसी कौन सी है? रोसकॉस्मोस। और रशिया की जो स्पेस एजेंसी है ये अब एक अपना ऑर्बिटल स्टेशन बनाएगी जिसका नाम है रशियन ऑर्बिटल स्टेशन। तो ये जो स्टेशन है ये बनना शुरू हो जाएगा 2030 में, और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? तो ये 2033 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ये शेड्यूल है रशिया ने जो अभी बनाया है, उसके अकॉर्डिंग जो रशियन ऑर्बिटल स्टेशन है वो 2033 तक जो है बन जाएगा। नेक्स्ट है कीर स्टारमर। कीर स्टारमर ये नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, कौन सी कंट्री के? यूके के, राइट, यूनाइटेड किंगडम के ये बनने जा रहे हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर। अभी पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, किसको ये रिप्लेस कर रहे हैं? ये रिप्लेस कर रहे हैं ऋषि सुनाक को। ऋषि सुनाक जो कि इंडियन ओरिजिन के थे, तो पहले ये यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, अब ऋषि सुनाक की जगह पे आ जाएंगे कीर स्टारमर। कीर स्टारमर कौन सी पार्टी के हैं? ये है लेबर पार्टी के। तो 14 इयर्स के बाद जो लेबर पार्टी है अब वहां पे पावर में आएगी। पहले कौन सी पार्टी थी वहां पे? पहले थी वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी जैसे इंडिया में है कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, तो वैसे ही वहां पे पार्टीज है। लेबर पार्टी के ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। पहले पिछले 14 सालों से ये कंजर्वेटिव पार्टी के ही प्राइम मिनिस्टर बनते आ रहे थे, पिछले 14 इयर्स से। तो अब ये जो है कंजर्वेटिव पार्टी की जगह पे पावर में आएगी लेबर पार्टी। ऋषि सुनाक जो है उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है क्योंकि वो इलेक्शन में हार चुके हैं, राइट। नेक्स्ट है नेम द 10th मेंबर ऑफ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एससीओ की रिसेंटली मीटिंग हुई थी, 24th एडिशन की एससीओ की मीटिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर एससीओ की 2024 की ये मीटिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अस्ताना में, अस्ताना कजाकिस्तान में इसकी मीटिंग हुई थी। तो एससीओ के पहले 9 मेंबर थे, जो 9th मेंबर था वो था ईरान। ईरान इसका 9th मेंबर था। अब इसका 10th परमानेंट मेंबर एक और बन चुका है, कौन सा है? वो है बेलारूस। बेलारूस बन गया है इसका 10th परमानेंट मेंबर, राइट। तो एससीओ का 10th परमानेंट मेंबर कौन सा है? बेलारूस है। और 2 इसके ऑब्जर्वर मेंबर्स है। ऑब्जर्वर मेंबर्स कौन से हैं? अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। इंडिया ने एससीओ को कब ज्वाइन किया था? इंडिया ने 2017 में एससीओ को ज्वाइन किया था। अभी रिसेंटली इसकी 24th समिट हुई थी अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर, और नेक्स्ट वाली जो समिट होगी 25th एडिशन की जो समिट होगी वो कहाँ पे होगी? वो होगी चाइना के अंदर। तो नेक्स्ट वाली मीटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे होने वाली है। जो अभी हुई है इसका मेन्यू भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो मीटिंग हुई है एससीओ की वो कहाँ पे हुई है? अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर हुई है, और नेक्स्ट वाली होगी चाइना के अंदर। नेक्स्ट है एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम ये कौन सी स्टेट की है? तो ये लॉन्च करी गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम के अंदर कुछ जो है इन्हांसमेंट करी गई है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन अमाउंट जो है वो इंक्रीज करी गई है। ओल्ड एज जो पर्सन्स है, विडो हो गए, टोडी टैपर्स हो गए, छोटे मोटे जो काम करते हैं, वेवर्स, सिंगल विमेन, फिशरमैन, एआरटी पर्सन्स हो गए, ट्रेडिशनल कॉबलर्स, मोची वगैरह, ट्रांसजेंडर एंड डेपो आर्टिस्ट। तो इन सब की जो पेंशन है वो पहले कितनी हुआ करती थी? इन सब की पहले पेंशन हुआ करती थी 3000 पर मंथ। अब ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 4000 पर मंथ इनकी पेंशन अब बढ़ाकर कर दी गई है। इसके अलावा जो डिसेबल्ड पर्सन्स है और मल्टी डिफॉर्मिटी पर्सन हो गए, लेप्रोसी वाले हो गए, तो उनकी जो पेंशन है वो 3000 से इंक्रीज करके 6000 कर दी गई है पर मंथ। और जो फुली डिसेबल्ड पर्सन है उनकी पेंशन बढ़ाकर 10,000 पर मंथ कर दी गई है।
इसके अलावा जिनको क्रॉनिक डिजीज है लाइक किडनी वगैरह डायलिसिस का खर्चा आ रहा है, या थैलासेमिया, एलिफेंटियासिस जैसी कोई डिजीज है, तो ऐसे लोगों की जो पेंशन है वो भी बढ़ाकर कितनी कर दी है, 10,000 कर दी गई है। इसके अलावा जल्द ही एक अम्मा कैंटीन खोली जाएगी जहाँ पे लोगों को फूड दिया जाएगा अफोर्डेबल प्राइसेस पे। कितने रेट पे फूड दिया जाएगा, 5 रुपए में एक पर्सन को वहां पे फूड सर्व किया जाएगा अम्मा कैंटीन के अंदर। तो कौन सी स्टेट में है ये आता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है इन्वेसिव स्पीसीज ऑफ सेना स्पेक्टेबिलिस फाउंड इन विच स्टेट, सेना स्पेक्टेबिलिस ये क्या है, ये एक इन्वेसिव स्पीसीज है। तो कौन सी स्टेट में रिसेंटली ये पाई गई है, तो रिसेंटली ये तमिलनाडु के अंदर, वहां पे ये तमिलनाडु में नुकसान पहुंचा रही है ये जो नई स्पीसीज है सेना स्पेक्टेबिलिस। तो तमिलनाडु में जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है वहां पे ये स्पीसीज जो है अपने आप ही उग रही है, तो जिसके चलते हुए वहां पे जो इंडिया की स्पीसीज है उनको ये ग्रो होने ही नहीं दे रही, तो वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो इसको अब ये खत्म किया जाएगा। तो ये जो स्पीसीज है ये इन्वेसिव एलियन स्पीसी है, इंडिया की नहीं है, बाहर से लाकर इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉफी एंड फायरवुड की शेड के लिए, राइट, शेड ट्री फॉर कॉफी एंड फायरवुड के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अब ये अपने आप ही उगने लगी है, येलो से फ्लावर्स होते हैं इसके ऊपर, तो ये अपने आप उग रही है, बहुत ज्यादा उग रही है, और इसकी जो जड़ें होती है वो भी डीप सॉइल में जाती है, रूट से इसकी डीप सॉइल तक जाती है। फायर टर्माइट रेजिस्टेंस है, आग लग जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दीमक लग जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एसिडिक सॉइल में भी ये बिंदास उगती है, तो इसीलिए अब ये जो इंडिया की स्पीसीज है उनको नुकसान पहुंचा रही है, राइट। नेक्स्ट है लोकपथ मोबाइल ऐप। लोकपथ मोबाइल ऐप ये कौन सी स्टेट में लॉन्च करी गई है, ये जो मोबाइल ऐप है ये लॉन्च करी गई है रोड से रिलेटेड। ये ऐप है कि कहीं पे अगर रोड में खड्डा दिख रहा है तो वहां पे आप फोटो खींचकर उसकी जो है लोकपथ मोबाइल ऐप पे कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया है लोकपथ मोबाइल ऐप, ये लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में, गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है लोकपथ मोबाइल ऐप को, राइट। कौन सी स्टेट में, मध्य प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट्स है तो उसको हम देख लेते हैं, वन लाइनर की तरह ये अपॉइंटमेंट्स है। झारखंड हाई कोर्ट के 15th चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, नाम है जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, ये बने हैं झारखंड हाई कोर्ट के 15th चीफ जस्टिस। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, नाम क्या है, शील नागू, शील नागू, ये बने हैं चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। पीआईबी के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, धीरेन्द्र ओझा, धीरेन्द्र ओझा बने हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल। इसके अलावा नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, इसके भी नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नाम क्या है, डॉक्टर BN गंगाधर, गंगाधर अपॉइंट हुए हैं एनएमसी के नए चेयरमैन, नेशनल मेडिकल कमीशन के डॉक्टर BN गंगाधर, राइट। So that's all for today. Thank you. Bye bye and have a nice day.